आप सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल तो आया होगा कि इस दुनिया की या हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। और फिर इंटरनेट पे प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ लोग आपको ऐसी वीडियोस दिखाएंगे कि हमारा ये ग्रंथ कम से कम हजारों करोड़ों साल पुराना है, मानो इनका ये ग्रंथ डायनासोर और दूसरे जानवर ही पढ़ते थे। कुछ मूर्ख अनभक्त लोग तो ऐसे दावे करते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है, जैसे कि ब्राह्मणवादी मूलशंकर त्रिवेदी, जिन्हें दयानंद सरस्वती भी कहा जाता है, संस्कृत में लिखे वेदों को 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 52 हजार साल पुराना बताते हैं। लेकिन अगर हमें इस प्रोपेगेंडा से बचना है तो हमें भाषा विज्ञान को सही से सीखना होगा। तो आइए आज सुलझाते हैं भाषाओं की इस पहेली को इस वीडियो में। इतिहास में हमें जितनी भी भाषा देखने को मिलती है उनकी शुरुआत एक दिन में तो नहीं हुई। जैसे जैसे इंसान इवॉल्व हुआ वैसे ही उसकी भाषा भी उसके साथ ही इवॉल्व हुई है। पहले इंसान सिर्फ इशारों में बातें किया करता था, फिर धीरे धीरे उसने बोलना सीखा। उस साउंड को लिखने के लिए कुछ सिंबल्स बनाए, ऐसे भाषा का विकास हुआ। कोई भी भाषा दो तरह से बनती है, लिपि और बोली। बोली जिससे दो लोग एक दूसरे के साथ वर्बली कन्वर्सेशन यानी मौखिक बातचीत करते थे। किसी भी भाषा की शुरुआत मौखिक बातचीत से ही होती है। फिर बाद में बोली में उपयोग में आने वाले अक्षरों को सिंबल्स के साथ जोड़कर एक लिपि बनाई जाती है, यानी कि भाषा को हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जिस भाषा के हमारे देश में सबसे ज्यादा पुराने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं वो भाषा है सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा, जो इन छोटे छोटे सील्स में पाई जाती है, जिसे आज तक डिकोड नहीं किया गया। संस्कृत जो भाषा है वो देवनागरी में लिखी जाती है। ये देवनागरी लिपि 9वीं सदी के बाद ही अस्तित्व में आई। इससे पहले हमें इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को नहीं मिलता। जब कई विदेशी ट्रैवलर्स ने हमारे देश के रॉक इंस्क्रिप्शन को वहाँ के ब्राह्मणों से पढ़वाने की कोशिश की तो वो पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि वो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे प्राकृत भाषा में और उसमें जो स्क्रिप्ट का उपयोग हुआ था उसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी धम्म लिपि कहते हैं, जिसके एविडेंस हमें लगभग हर एक स्तूप और हर एक रॉक इंस्क्रिप्शन में मिलता है, जिससे ये साबित होता है कि हमारे देश की अभी जो भाषा सबसे ज्यादा पुरानी है जिसे हम समझ सकते हैं वो पाली प्राकृत है। अगर हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट यानी कि धम्म लिपि को ध्यान से देखें तो वो थोड़ी बहुत सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती भी है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का धम्म लिपि में इवोल्यूशन हुआ है। जब नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई हुई तब वहाँ से भी हमें बहुत सारी सील्स मिली। उसमें जो गुप्त काल की धम्म लिपि वाली सील मिलती है वो मौर्य काल की धम्म लिपि से थोड़ी अलग दिखाई पड़ती है, जो हमें धम्म लिपि का इवोल्यूशन दिखाती है। और बाद में 9वीं सदी की पाल वंश की जो सील नालंदा के प्रांगण में मिली उसमें हमें नागरी लिपि देखने को मिलती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कैसे धम्म लिपि पहले नागरी और बाद में देवनागरी में विकसित हुई। हम सब जानते हैं कि कैसे नालंदा बौद्धों का महाविहार था, जिससे हमें ये पता चलता है कि नागरी लिपि का विकास भी बौद्धों के द्वारा ही हुआ था। जब जेम्स प्रिंसेप अशोका के शिलालेख पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने लिपियों के विकास का एक चार्ट बनाया था, जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे भारत में भाषाएं इवॉल्व हुई। प्राकृत भाषा में लिखे शिलालेखों की इस लिपि का नामकरण ब्राह्मी लिपि में ललित विस्तर नाम के ग्रंथ से किया गया है, क्योंकि दूसरे ग्रंथों में इसे बंभी लिपि कहा जाता था। लेकिन बाद में मिले एविडेंस से ये प्रूफ हो गया कि उसका नाम धम्म लिपि था। मौर्य वंश के सम्राट अशोक और गुप्त वंश के समुद्रगुप्त दोनों ने ही इसे यम धम्म लिपि लिखवाया था। अब आप में से कुछ लोग जिनकी भावनाएं आहत हो जाएगी वो ये कहेंगे कि संस्कृत भाषा तो किसी और लिपि में लिखी जा सकती है, तो इसका जवाब मैं नहीं लिख सकते। जितनी लिपियों के सबूत हमारे पास उपलब्ध है उनमें से एक में भी संस्कृत नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि बोली के हिसाब से जो संस्कृत का शब्द क्री है वो धम्म लिपि में लिखा ही नहीं जा सकता। अब जिस भाषा का नाम भी नहीं लिखा जा सकता तो वो कैसे 2000 साल पुरानी हो सकती है। आजकल के कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। अब वो क्या ही जाने कि 10वीं शताब्दी से पहले धर्म को धम्म लिखा जाता था। जब आप कई राजाओं के अभिलेखों में उनके नाम दिखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे,
क्योंकि उन्होंने भी अपना नाम ऐसे नहीं लिखवाया जैसा आज हमें बताया जाता है। जैसे कि जिन्हें आज राजा विक्रमादित्य कहा जाता है, उनका नाम उन्होंने वेकमादत्त लिखवाया था, और जिन्हें आज ये लोग चंद्रगुप्त के नाम से प्रचारित करते हैं, उन्होंने अपना नाम चंद्रगुप्त लिखवाया था। संस्कृत का मतलब ही होता है संस्कारित करना, और संस्कारित करने के लिए भी तो कोई भाषा होनी चाहिए। तो वो भाषा थी पाली भाषा, जिसे संस्कारित किया गया। अब इससे आप इतना समझ सकते हैं कि इतिहास में कितना घालमेल किया गया है। ये लोग कभी भी आपको अपना सही इतिहास जानने ही नहीं देना चाहते। इन ब्राह्मणवादियों ने भाषा विज्ञान और भाषा के इवोल्यूशन को सिलेबस से ही हटा दिया है, ताकि आप मानते रहो कि संस्कृत ही सबसे पुरानी भाषा है। फिर भी कुछ मूर्ख लोग दावा करते हैं कि संस्कृत सबसे ज्यादा पुरानी है। तो जब खुदाई हुई तो यहाँ संस्कृत का एक भी शिलालेख क्यों नहीं मिला? और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि संस्कृत से पहले तो वो दूसरी लैंग्वेज में लिखते थे, फिर उन्होंने उस भाषा का संस्कृत में ट्रांसलेशन किया। तो मैं उनसे कहूंगा कि वो पहले कौन सी लैंग्वेज थी जो भारत के लोग प्राकृत के अलावा भी बोला करते थे? उसके तो ये एविडेंस ही नहीं ला पाते। आप खुद ही सोचिए कि क्या कोई ऐसा शब्द है जिसे आप बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते? और अगर संस्कृत पुरानी होती तो 9वीं सदी से पहले धम्म लिपि चलती थी, जिसमें चंद्रबिंदु, हलंत, विसर्ग और री, औ, श, त्र, ज्ञ लिखे ही नहीं जा सकते। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो किसी एक्सपर्ट के पास जाइए और उसे कहिए कि इन शब्दों को प्राकृत में लिख के बताए। अब आप ही सोचिए कि अगर कृष्ण लिखा ही नहीं जा सकता तो वो महाभारत में कौन था? कोई नहीं, क्योंकि ये बाद में कागज पर लिखा गया सिर्फ एक षड्यंत्र है। और अगर ये एक षड्यंत्र नहीं है तो बिना री के इन्होंने ऋग्वेद का नाम कहां से लिखा? और बिना क्ष और त्र के उन्होंने कौन सी वर्ण व्यवस्था बनाई? अगर आपको भी इन अक्षरों के विकास और इन पर किए गए घालमेल को समझना है तो आपको भारतीय प्राचीन लिपिमाला नाम की एक किताब से जानना होगा, जो कि पंडित गौरीशंकर ओझा के द्वारा लिखी गई है। इस किताब के 102 पेज नंबर पर ये लिखते हैं कि ईसा की 3री और 4थी शताब्दी के बीच में अक्षरों के रूप में परिवर्तन होने से क्ष, ज्ञ और त्र जैसे संयुक्त अक्षरों को बौद्धों ने अपनी लिपिमाला में स्थान दिया। अब आप ये सोचिए कि अगर लिखने और पढ़ने का सारा काम बौद्ध कर रहे थे तो संस्कृत पढ़ने वाले ब्राह्मण कहाँ गए थे? उन्होंने तो ये भी लिखा है कि री भी बौद्धों और जैनों के प्राकृत ग्रंथों में प्रयोग नहीं किया जाता। वो और आगे लिखते हैं कि ये अक्षर उन्हें 4वीं सदी में जापान के एक बौद्ध मठ में मिल रहे हैं। जी हाँ, इन अक्षरों के सबसे पुराने सबूत जापान के बौद्ध मठ और 12वीं सदी के हस्त्रासौल में मिले बौद्धों के तांत्रिक शिलालेख पे मिलता है, जो ये दिखाता है कि इनकी संस्कृत भाषा, शब्द रचना और लिपि भी बौद्धों से चोरी की हुई है। अब बात करते हैं अपने लेखों और धर्म को पुराना बताने वाले षड्यंत्र की। अपनी इस किताब में पंडित ओझा आर राम शास्त्री के बारे में लिखते हैं, जो अपने धर्म को पुराना साबित करने के लिए ये दावा करता है कि देवों की मूर्तियां बनने से पहले उनकी पूजा चिन्हों द्वारा की जाती थी, जिसे देवनगर कहा जाता था, और बाद में इसी से देवनागरी बनी है। मतलब सिर्फ कागज पे फर्जी किताब लिखी और उसे एविडेंस बना दिया। जब इन षड्यंत्रकारी ब्राह्मणों को लगने लगा कि अब इनकी पोल खुलने ही वाली है, तो ऐसे ही फेक एविडेंस वाले षड्यंत्र करने लग जाते हैं। फिर पंडित गिरिशंकर ओझा अपनी किताब में पेज 78 पे एक और ऐसे ही षड्यंत्र का उदाहरण देते हैं। बाबू जगमोहन वर्मा दावा करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का विकास वैदिक चित्रलिपि से हुआ है, यानी इन्हें कुछ भी करके अपने वैदिक युग को बुद्ध और अशोक से पहले दिखाना है। लेकिन ये इसमें कभी भी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि इनके पास वैदिक युग का कोई सबूत नहीं है। यही बात गिरिशंकर ओझा भी कहते हैं कि इनकी ये अक्षर उत्पत्ति की कल्पना के कोई प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब इतने सबूत तो काफी होंगे आपको ये दिखाने के लिए कि कौन सी भाषा नई है और कौन सी पुरानी है। और कोई भी ग्रंथ 1 अरब या 3000 तो छोड़िए 1000 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। मुझे आज तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी घालमेल और षड्यंत्रों की पोल खोलने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।